नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल। बाजार में इस हफ्ते 3 दिनों में ही कारोबार देखने को मिला। सोमवार और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो बाजार बंद रहे। हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता नजर आया। इस हफ्ते सेंसेक्स गिरावट के साथ आपको बता दें 70,700.67 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी गिरावट के साथ 21,352.60 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों की तरफ से बिकवाली, मिले जुले नतीजे और बजट आने से पहले का असर भी बाजार में हमें देखने को मिला। जहां कई स्टॉक्स में निवेशकों को लाभ मिला, तो कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो उम्मीद के विपरीत स्थिति उनकी नजर आई। इस हफ्ते के बाजार को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या जानना चाहते हैं आप शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा आपके लिए मुनाफे का सौदा, और कौन सा सेक्टर ऐसे में देगा आपको बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े मार्केट विशेषज्ञ। और अपना सवाल पूछने के लिए आपको बता दें, आप हमारे नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 011233873031 और 0112309760। ये नंबर जो हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे, जिसमें आप अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। और खास तौर से आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। गौरांग शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप स्टॉक विश्लेषक हैं, और नरेंद्र वाधवा जी भी स्टॉक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत बाजार इस हफ्ते में। सबसे पहले यहाँ गौरांग जी आपके पास में आना चाहूँगा। इस हफ्ते की अगर बात की जाए, क्योंकि सोमवार को भी हमने देखा जो मार्केट था बंद था, शुक्रवार की भी अगर बात की जाए मार्केट बंद, ऐसे में किस तरीके से आपने देखा इस हफ्ते की अगर खास तौर से हम बात करते हैं तो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो उतार चढ़ाव ज्यादातर बिकवाली का माहौल था और काफी निचले स्तर हमने देखे। जो सर्वोच्च स्तर हमने देखा था सेंसेक्स और निफ्टी में, उससे हम काफी नीचे आकर के हमने बंद दिया शुक्रवार को पिछले हफ्ते। और माफ कीजिएगा, गुरुवार को, शुक्रवार को छुट्टी थी। तो ये ज्यादातर बिकवाली इसलिए हुई, पहले तो कुछ कमजोर हाथ बाजार में ज्यादा आ गए थे, जी। लेवरेज पोजीशन ज्यादा हो गई थी। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशों की तरफ से बिकवाली काफी हावी पिछले 2 हफ्तों से चल रही है, तो उससे उधर से भी बिकवाली आ रही थी। हम्म। लेकिन इस स्तर से 21,300 के आसपास, जहां पर हमने पिछले हफ्ते बंद दिया है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जी। वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं हमें, और खरीदारी की राय होगी चुनिंदा क्षेत्र में, स्टॉक्स में, जहां पर नतीजे अच्छे आए और भविष्य काफी उज्जवल लगे। जी बिल्कुल। साथ ही नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो बजट है वो आने वाला है, बजट से पहले किस तरह का असर आपने देखा इस हफ्ते अगर बाजार की हम बात करते हैं तो? नमस्कार जी। देखिए, इस बार जो बजट है वो तो वोट ऑन अकाउंट है। फुल फ्लेजेड बजट जो है हमारे को जुलाई में मिलेगा। हम्म। लेकिन ट्रंकेटेड वीक था। मंडे की हमारा राम जन्मभूमि का जो मंदिर का शिलान्यास था, और उसके बाद 26 जनवरी की। हम्म। देखिए, इसके अंदर वॉलेटिलिटी रही। हमने, जैसे गौरांग जी ने बोला, एफआईआईज की, एफपीआईज की सेलिंग हमने देखी है। इस महीने में जनवरी के अंदर 35,000 करोड़ का उनका नेट बिकवाली हुई है। और डीआईज उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, 20,000 करोड़ रुपए का उनकी बाइंग हुई है इस मार्केट के अंदर। जी। बट वॉलेटिलिटी जो है, एक तो हमारा रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट के अंदर मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम्म। वॉलेटिलिटी जो है वो बरकरार रही पिछले महीने, पिछले हफ्ते। और मेरे को लगता है आने वाले वीक के अंदर भी, क्योंकि एक तो बजट है, एक एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर 30 और 31 की मीटिंग है। जी। इन सारी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी यानी अगले कई दिन। कई कारक रहेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे जो हैं वो जुड़ चुके हैं, दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पहले जो है चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं चंद्रकांत जी? हेलो चंद्रकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ, मेरे को चाहिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी। जी, मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। राजेश एक्सपोर्ट के बारे में, कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी कैसी है, आगे क्या परफॉर्म करेगी? जी, एक्सपोर्ट कंपनी के बारे रिगार्डिंग में ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कारोबार करती हुई नज़र आएगी। हालांकि जो उनका सवाल था वो थोड़ा सा हमें साफ नहीं सुनाई दिया, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए जो अलग अलग सेक्टर्स को जब हम देखते हैं यहाँ पे, नरेंद्र जी, किस तरीके से जो अलग अलग एक्सपोर्ट फर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह का कारोबार उसमें हमें देखने को मिलेगा? मैं पूरा सवाल नहीं सुन पाया, तो मैं गौरांग जी को देता हूँ। जी गौरांग जी। तो इनका सवाल राजेश एक्सपोर्ट्स पर था, जी। मेरे ख्याल से नाम जी। इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स का लिया है। अब क्योंकि बुनियादी तर्क के आधार पर
कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में इस कंपनी पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जो बढ़ावा सरकार के तरफ से एक्सपोर्ट्स को लेकर के हो रहा है, फिर चाहे वो स्थानीय मार्केट में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो हम्म। या फिर बाकी अन्य सुविधाएं जो खड़ी करने की बात की है, और हमारे भारत देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी बात करी है सरकार जी। ने, तो जाहिर है एक्सपोर्ट्स कंपनियों को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये होगा कि आप थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के जिस कंपनी में आप निवेश करते हैं, निवेश करने से हम्म। पहले थोड़ी जानकारी ले लें और थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर लें, जिससे आपको सहायता हो। चलिए, बिल्कुल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरत गुजरात से। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क वहाँ हो पाता है। फिलहाल यहाँ नरेंद्र जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग कैप्स को अगर देखा जाए, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक तेज़ी जो है, मामूली तेज़ी भले ही हमें नज़र आई है, लेकिन अब जो सप्ताह आने वाला है, बजट आएगा और आपने बताया कि और दो महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। ऐसे में किस तरीके का जो कारोबार है वो नज़र आएगा? क्या उतार चढ़ाव की स्थिति हम देख पाएंगे? देखिए, मेरे को लगता है जैसे कई इसके अंदर इस वीक के अंदर काफी इवेंट्स हैं, जैसे बजट है और एफओएमसी की मीटिंग है, जी। और बाकी 300 कंपनीज के रिजल्ट आएंगे इसी हफ्ते के अंदर, आने वाले वीक के अंदर। जी। तो वॉलेटाइल वीक लगता है मेरे को आने वाले हफ्ते के अंदर। हम्म। और जैसे गौरांग जी ने भी बोला, ये जो हमारा लेवल है, टेक्निकल लेवल जो है, यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा देखना चाहिए बाइंग की तरफ, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रेंड जो है वो तो अपसाइड का ही है, लेकिन जी। ये करेक्शन जो है ये बीच में आते रहते हैं वीक्स में, तो हम्म। मेरे को वॉलेटाइल वीक लगता है ये। जी, बिल्कुल। साथ ही गौरांग जी, अगर बात की जाए, क्योंकि फ्रांस के साथ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत के जो रिश्ते हैं वो और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, खासतौर से जो रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर की जब हम बात करते हैं, और उसी के तहत जो अलग अलग शेयर्स को जब हम देखते हैं डिफेंस या स्पेस की हम बात करें, तो वहाँ पे किस तरह का जो बदलाव है या स्थिति है आपको नज़र आ रही है फिलहाल? तो आपके प्रश्न रक्षा क्षेत्र को लेकर के, वहां पर दो और क्षेत्र जोड़ना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति है तो ये जो पूरी छवि हमने रक्षा क्षेत्र की यानी कि डिफेंस सेक्टर की बदलते हुए देखी है, इसका कारण ये है कि सरकार की तरफ से जो 3 या 4 साल पहले डिफेंस को लेकर के एफडीआई खोला गया था, और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने काफी जोर शोर से हिस्सा लिया इसमें। सरकारी कंपनियों का भी इस 3 4 साल में आईपीओ आया। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जी। कोचिन शिपयार्ड, मसगांव डॉक्स, भारत डायनामिक्स वगैरह। हमारा मानना यह है कि डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र आने वाले कई सालों तक अच्छा रुझान लेकर के आएगा। उसका कारण यह है कि इनके पास जी। ऑर्डर बुक काफी सक्षम है और गौरांग जी, आपको अनुभवी रोकना है चाहूंगा, उस एक दर्शक प्रोडक्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत आपका आभाष जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी जी, धन्यवाद सर। ये पहली बार निवेश करना चाह रहा हूँ मैं शेयर मार्केट में, तो जी। कैसे शुरुआत किया जा सकता है? चलिए, बिल्कुल नरेंद्र जी, पहली बार ये चाह रहे हैं कि निवेश करना मार्केट में, और जिस तरीके से लगातार हमारे देश में डीमैट अकाउंट्स की संख्या भी बढ़ रही है, किस तरह की हिदायत आप इनको देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मैं इनका स्वागत करता हूँ निवेश के और ये कैपिटल मार्केट के अंदर। देखिए, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ समझ आती है, आपको लगता है ये नॉमिनल ग्रोथ जो कि अगले बजट में भी ये अनाउंस करेंगे 10.5-11%, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम फास्टेस्ट इकोनॉमी है, और जो अमृत काल पीरियड हम गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है 10-15 साल बहुत ग्रोथ होने वाली है वेरियस सेक्टर्स में, अगर उसको आपको पार्टिसिपेट करना है तो सबसे बढ़िया मीडियम है आप कैपिटल मार्केट में आए। क्योंकि आपने बोला कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो हमेशा हमारा यही सुझाव रहता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, जिसमें कि एक प्रोफेशनल आपका वो गाइडलाइंस मिलती है, आपके लिए एक्सपर्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी सिप के थ्रू आए, जिससे कि वो डिवाइडेड रहता है वेरियस टाइम जोन्स के अंदर, और आपको डेफिनेटली जो इंडिया की ग्रोथ है अपने स्टॉक्स के अंदर और वेल्थ क्रिएट होगी आपको, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे। जी, बिल्कुल। तो देखिए, ज़रूरी कि इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही गौरांग जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे जो डिफेंस या स्पेस सेक्टर की बात की जाए, और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था बोइंग इंडिया ने भी एक अच्छा जो निवेश है वो अब भारत में हुआ है। किस तरह का असर जो है वो खासतौर से अर्थव्यवस्था पर, और जो निवेशक हैं ऐसे में उनको क्या करने की आप सलाह देंगे? देखिए, पहले तो मैं सहमत हूँ नरेंद्र जी से। अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के द्वारा जाइए और
सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही शेयर बाजार में आई, अन्यथा आपके पास पीपीएफ, बैंक एफडी, गवर्नमेंट डेट मार्केट वगैरह काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जहां पर आप लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हाई हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क भी अपनाना पड़े, यानी कि उतना ही ऊपर तरफ का जोखिम आजमाना पड़ेगा। अब मैं मेरी बात सामने रखूंगा रक्षा क्षेत्र को लेकर। तो रक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो नीतियों में बदलाव के कारण आया है। उसी आधार पर हमें लग रहा है ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां ध्यान में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है। जी। भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां भी इसी प्रकार से रुझान लेकर के आएगी, तो सक्षम कंपनियों पर ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। और बजट में मेरे ख्याल से रेलवे, ऊर्जा उत्पादन और रक्षा क्षेत्र के लिए खास आवंटन हो सकता है। जी बिल्कुल, ये 3 ऐसे सेक्टर जहां पे इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इजाफा है वो हो सकता है। लेकिन नरेंद्र जी, अगर बात की जाए, क्योंकि आपके पसंदीदा सेक्टर्स में तो जो बैंकिंग और पीसीयूज हैं ये पहले हमें नज़र आते हैं, तो उस तरफ आप जाना चाहेंगे या जिस तरह का गौरांग जी ने जिक्र किया उस तरफ हम देख सकते हैं? कि इस साल इलेक्शन ईयर है और जब भी इलेक्शन आते हैं उससे पहले गवर्नमेंट की यही मंशा होती है कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए और पैसे मार्केट में या इकोनॉमी में डाले जाएं। तो जी। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए एक सबसे बड़ा सेक्टर होता है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जाए और लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत उससे रिलेटेड, जैसे सीमेंट है या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रोड, जैसे गौरांग जी ने बोला कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बन रहा है उसके अंदर ये सारा नेशनल हाईवे के अंदर आप देखिए कैसे नेटवर्किंग हो रही है, नए नई रोड्स बन रही हैं, नए नए हाईवेज बन रहे हैं। उसी तरह पोर्ट्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छा एक मेरे को लगता है आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जी। हैं सेक्टर्स, उसके अंदर मेरे को लगता है बहुत तेजी है। और बैंकिंग मेरा हमेशा पसंदीदा सेक्टर है, क्योंकि अगर आपने इंडिया की ग्रोथ देखनी है तो सबसे बड़ी प्रॉक्सी जो है ये फाइनेंशियल बैंक्स हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही गौरांग जी, अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरह की जो हलचल है वो आपको नज़र आ रही है? महामारी के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सुस्त पड़ गया था ये पूरा फार्मा सेक्टर, लेकिन ये वास्तविकता है। तो हमारा भारत देश पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और आने वाले भविष्य में रहेगी, क्योंकि जिस तरह की क्षमता है फार्मा सेक्टर में उत्पादन को लेकर के वो कहीं नहीं है पूरे विश्व भर में। तो मेरे ख्याल से ऑन्कोलॉजी, फॉर्मुलेशन, एपीआई से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर ध्यान रखना चाहिए। अगर नाम मैं अगर आपको दे सकूं तो 3-4 नाम है जो हमें काफी पसंद आते हैं: सन फार्मा, डॉक्टर जी। रेड्डीज, टीवीज लेबोरेटरीज और सिप्ला। जी बिल्कुल। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं जालौन उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिजेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है जी। कि मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ। तो सर मैं इस समय निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। जी। तो सर ये कितना सेफ रहेगा मेरे लिए? चलिए बिल्कुल। गौरांग जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? निफ्टी 50 में ये शुरुआती तौर पे निवेश करना चाह रहे हैं, तो कितना सही इनके लिए और किस तरीके से आगे ये फिर निवेश में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, इनकी जो सोच और समझ है वो अच्छी है, लेकिन जो इन्होंने जोखिम की बात की वो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगे, भले आप कंपनियों में निवेश करें या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स में निवेश करें, जोखिम तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। लेकिन कंपनियों के तुलना में अगर आप इंडेक्स यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स में निवेश करते हैं तो वो जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। जी। और किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आता है कुछ कारणों को लेकर के तो थोड़ा सुरक्षित रहते हैं आप। ये नहीं है कि बिल्कुल सुरक्षित है, थोड़ा बहुत सुरक्षित है, लेकिन जोखिम रहेगा, रिस्क रहेगा। सुझाव अच्छा है इनका जो ये इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं। जी। तो आई थिंक निफ्टी ईटीएफ है या फिर निफ्टी 20 है, वहां पर ये निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही नरेंद्र जी, अगर देखा जाए जोखिम को लेकर अधिकतर निवेशक हैं जिनके मन में ये सवाल रहता ही है कि कहीं किसी तरह की जो गलती है वो ना हो जाए, नुकसान ना उठाना पड़े। ऐसे में किस तरीके से जो जोखिम है उसको हम कम कर सकते हैं? स्पेशली नए इन्वेस्टर्स को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि डिफरेंस होता है ट्रेडिंग करने में और इन्वेस्टमेंट करने में। तो आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट की तरफ। अगर आप बहुत उसके अंदर पढ़ाई करते हैं, बहुत आप प्रोफेशनली इसके अंदर उतार चढ़ाव और इसको समझ टेक्निकली समझना चाहते हैं,
तब आप ट्रेडिंग करें। तो बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए। अब इस ये नहीं है कि आपने अकाउंट खोला और अगले दिन ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी और उसको आप कहें कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मार्केट में। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में पहले डिफरेंस रखिए। जी। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये पूरा वर्ल्ड आपकी इकोनॉमी की तरफ देख रहा है, सारे इसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हम्म। डोमेस्टिक इन्वेस्टर को मैं बार बार कहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। शॉर्ट टर्म का ज्यादा कॉल लेने की बजाय आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ इस मार्केट में जरूर क्रिएट होगी। जी। सेक्टर्स आपको चूज करने हैं। आप वेबसाइट पे और कई उसके अंदर कई चीजें हैं जहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। कई एजुकेशनल प्रोग्राम एक्सचेंजेस चलाती हैं, एसोसिएशन चलाती हैं, उनको आप अटेंड करिए। आपको इकोनॉमी का पता लगेगा, इस मार्केट का पता लगेगा। जी, बिल्कुल। तो देखिए और जानकारी जो है वो हो सकेगी। और इसी कड़ी में गौरांग जी, अगर ख़ास तौर से हम अगर बात करें यूएस की या जो यूरोप के बाज़ार हैं वहाँ क्या स्थिति रही, ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए, उसकी जानकारी आपसे हम यहाँ लेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बाजार इस हफ्ते में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से बाजार में जो उतार चढ़ाव देखा गया इस हफ्ते, और उसके बाद जो अलग अलग स्टॉक्स हैं उनकी किस तरह की जो चाल है वो नजर आए। और ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो आप भी हमारे जो नंबर्स हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे दोनों मेहमान जो हैं गौरांग शाह जी और नरेंद्र वाधवा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ। गौरांग जी, हम आपसे जानना चाह रहे थे, जो ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इस बार हमने देखी इस हफ्ते की, अगर खास तौर से बात करें यूएस और यूरोपियन मार्केट की? देखिए, वहां पर जो परिस्थिति है वहां से हमारी जो परिस्थिति है वो काफी बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर महंगाई दर ले लीजिए, ब्याज दरें ले लीजिए, रोजगार को लेकर के जो समस्या है वो देख लीजिए, और हमारे यहाँ पर परिस्थिति देख लीजिए जी। तो हम ये सब आंकड़ों में उनसे बेहतर है। तो वहां पर तो मेरे ख्याल से महंगाई दर पिछले 1 या 2 दशक या 3 दशक के ऊंचाई स्तर पर है। तो वैसी परिस्थिति में आपको दिमाग में ऐसे कुछ उपाय सोचने पड़ेंगे और नीतियां लागू करनी पड़ेगी जो आपने इतने सालों में कभी किया नहीं है। हमारे यहाँ पर तो हम सोच रहे हैं कि शायद महंगाई दर अगर काबू में आगे आने वाले 3-4 महीने में, तो शायद छोटी मोटी ब्याज दरों में कटौती भी आ सकती है। ये हमारी विचारधारा है। और जिस प्रकार से पिछले 6 क्रेडिट पॉलिसी से हमने विराम लिया है ब्याज दरों में, मेरे ख्याल से ये जो संभवता है वो वास्तविकता में परिवर्तन हो सकती है। ब्याज दरों में कटौती को लेकर, विकास दर को लेकर के हम 6, 6.5 या 7% के आसपास जाते आने वाले कुछ सालों में। तो मेरे ख्याल से हमारा भारत देश जो है वो सबसे आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी। और ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो तो निवेश करना चाहेंगे ही शेयर बाजार से जुड़े हुए माध्यमों में, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, यानी कि जो डॉलर फ्लोस की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। चलिए, बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका कुलदीप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। गौरव शाह जी से पूछना चाह रहे थे कि ये भारत की कंपनी IFCI है जी, तो पिछले 3-4 सेशन में इसमें बहुत तेजी आई है। ये अपना कम से कम 7-8 साल का इसने लेवल ऊपर किया है, तो इसमें क्या है, इसके बारे में जानना चाह रहे थे। ये तेजी का कारण क्या है? जी गौरांग जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? कुलदीप जी, आपको भी नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात हमारे तरफ से, और सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। IFCI, अगर आप इतिहास देख ले, जैसे आप खुद बता रहे हैं, पिछले 5, 6, 7 सालों में जो रुझान था उसके विपरीत रुझान देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से इतने सालों की सर्वोच्चम ऊंचाई पर आकर के खड़ा है। जहां तक मेरे पास जानकारी है, ये जो है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी जिन्होंने लोन दिया था काफी कुछ कंपनियों को, और बैलेंस शीट जो नतीजे थे वो काफी
खराब परिस्थिति में आ गए थे और उस कारण था जिसके कारण के लिए कि इसके जो दाम है वो इतने नीचे चल रहे थे। विशेष रूप में खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सावधानी बरतने की राय बिल्कुल दूंगा। ऐसी कंपनियों में इस प्रकार की तेजी देखने के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो शायद फंसने के पूरी संभावना है। तो थोड़ा चौकन्ना रह करके कामकाज कीजिए। शेयर के दाम नहीं, शेयर के काम को देख करके निवेश कीजिए। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जिस तरीके से दाम नहीं, जो काम जिस तरह का चल रहा है उसको देखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी तरफ अगर हम जो बाजार उसको देखते हैं उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। देखिए, हमेशा फंडामेंटल्स को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मोमेंटम है मार्केट के अंदर, सारे सेक्टर सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। IFCI डेवलपमेंट बैंक था और उन्होंने जैसे बोला कि कई इन्वेस्टमेंट थी वो उन सेक्टर्स में हुई थी जो कि चल नहीं रहे थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी चल रही है, सेक्टर्स काफी चल रहे हैं। कंपनी में IFCI में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, पुराना लैंडिंग का इनका बिजनेस है और गवर्नमेंट प्रमोटेड है, गवर्नमेंट की इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपकी शेयर होल्डिंग है। बट अगर आपने पहले से इसको होल्ड करा हुआ है तो पहले से परचेज्ड है तो ऊपर के लेवल पे जरूर बेचें इसको। और बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्रीटेक का आपने बोला, देखिए हम मर्चेंट बैंकर्स भी हैं तो और कई इशुएंसेस कर रहे हैं। एग्रीटेक में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, कई इशुएंसेस भी आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है, गवर्नमेंट का फोकस है कि फार्मर्स के हाथ में पैसे दिए जाएं और उनका ये भी गवर्नमेंट की हमेशा इसके अंदर रहती है कि इनकरेज किया जाए, क्योंकि एग्रीटेक जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये किया जा सकता है और नए नए स्टार्टअप्स हैं इसके अंदर। और इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए इस सेक्टर्स के अंदर, नए IPOs आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह से देखें और जो इशुएंस है IPOs हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल। और साथ ही यहाँ गौरांग जी आपसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो बजट आने वाला है उसको देखते हुए किस तरीके के उतार चढ़ाव की स्थिति फिलहाल बन सकती है, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें हमने आपको बताया किस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो इस हफ्ते नजर आई और आने वाले हफ्ते की अगर बात की जाए उसको लेकर भी हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम यहाँ आखिरी सवाल ले रहे हैं। गौरांग जी, पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो बजट आने वाला है उसके बाद किस तरह की जो स्थिति है वो हमें बाजार में नजर आ सकती है? मेरे ख्याल से उम्मीद काफी कम है। जैसे वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने खुद कहा है कि ये बजट जो होगा वो ऑन अकाउंट होगा, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया 3 या 4 क्षेत्र, रक्षा, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, और अभी जो मेरे ख्याल से नरेंद्र जी ने बात की कृषि क्षेत्र को लेकर के, यहाँ पर काफी कुछ आवंटन हो सकता है। और उसके साथ साथ
विकास आगे किस तरीके से बढ़े और रोजगार किस तरीके से बढ़े, इस पर ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल। साथ ही नरेंद्र जी, आपकी राय भी जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? जैसे मैंने पहले कहा था, इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी स्पेंडिंग है, ऑल्दो बजट फुल फ्लेजेड बजट नहीं है, लेकिन इसमें भी कोशिश करी जाएगी कंजम्पशन बढ़ाई जाए। और तो इसलिए मेरे को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा सेक्टर लगता है, बैंकिंग है, और जैसे गौरांग जी ने भी बोला, डिफेंस और रेलवेज गवर्नमेंट रिलेटेड जो हैं, पीएसबी और पीएसयू जो इंटरप्राइजेज हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे सिलेक्टिवली पढ़ के। उसके अंदर सारे, ऐसा नहीं है कि सारे पीएसयू के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड जिसके अंदर इंडिया की ग्रोथ है और उसको हेल्प कर रही हैं कंपनीज, पीएसयू या दूसरी प्राइवेट कंपनी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और मैं बुलिश हूँ इस मार्केट में आने वाले कई सालों के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो बाजार है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शकों के सवाल थे उनके जवाब देने के लिए भी। तो जाना आपने बाजार इस हफ्ते में किस तरीके से जो बाजार है वो कारोबार करता नजर आया, और आने वाले समय में भी, क्योंकि जब 1 तारीख में जो अंतरिम बजट है वो पेश किया जाएगा, उससे पहले किस तरह का जो बदलाव है वो बाजार में नजर आ सकता है, उतार चढ़ाव की स्थिति। और ऐसे में जो कारोबार है या निवेशक हैं उन्हें भी बहुत ध्यान से निवेश करना चाहिए और साथ ही बाजार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल बाजार इस हफ्ते में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, बताएंगे आपको कारोबार जगत की तमाम हलचलें हफ्ते भर क्या रहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।